हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने राजस्थान का भूगोल को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में हमने राजस्थान की राज्य व्यवस्था वाला पोर्शन भी कंप्लीट कर लिया और आज की क्लास में हम एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे, विशेष रूप से भूगोल विषय का। आज हम 11th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम इसका पहला चैप्टर है भूगोल एक विषय के रूप में, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो ये एनसीईआरटी सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो भूगोल से नेट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, लेबर असिस्टेंट का एग्जाम हो, भूगोल का कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए ये एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट अपनी भूमिका निभाती है। तो आज हम एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे और एनसीईआरटी के दो बुक्स और 11th क्लास की एनसीईआरटी की दो बुक्स और 12th क्लास की एनसीईआरटी की दो बुक्स हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहले हम 11th क्लास की एनसीईआरटी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम भूगोल को समझने की कोशिश करें, कोई भी विषय पढ़े हम, सबसे पहले ये जानने का प्रयास किया जाता है कि वो विषय पढ़ रहे हैं वो विषय है क्या, वो चीज क्या होती है। जैसे भूगोल पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी होती क्या है इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सबसे पहला समझने का पॉइंट यही होता है कि आप कोई भी चीज पढ़ो, सबसे पहले उसका नाम आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 276 ईस्वी पूर्व से 194 ईसा पूर्व, 276 से 194 ईसा पूर्व पहले सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था 276 से 194 ईसा पूर्व में। ये ग्रीक विद्वान था, ठीक है, ग्रीक भूगोल वेता था या ग्रीक विद्वान था, ठीक है। इसने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था इरेटोस्थनीज ने, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो भूगोल है वह ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है ये भूगोल। एक तो है जियो, जिसको इंग्लिश में हम जियोग्राफी कहते हैं, वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी, ठीक है, जियो प्लस ग्राफी। यहाँ पर जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना, वर्णन करना। अगर हम सम्मिलित रूप से देखें तो दोनों का अर्थ हो जाएगा पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। तो हम मुख्य रूप से भूगोल में पृथ्वी का वर्णन ही करते हैं। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है जियो प्लस ग्राफी, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। जियो का मतलब पृथ्वी, ग्राफी का मतलब वर्णन करना, जियो यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने सबसे पहले देखा कि 276 से 194 ईस्वी पूर्व में सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। ये ग्रीक विद्वान था। जो ज्योग्राफी है, जिसको हम इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं, वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है। यहाँ पर जियो का अर्थ पृथ्वी है और ग्राफी का अर्थ वर्णन करना है, अर्थात दोनों का सम्मिलित रूप से अगर हम अर्थ देखें तो पृथ्वी का वर्णन करना है, ठीक है। अब हम कुछ इंपोर्टेंट परिभाषाएं देखेंगे जो एनसीईआरटी में दे रखी है। सबसे पहली परिभाषा है, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक व क्षेत्रीय भिन्नताओं का वर्णन एवं व्याख्या करता है, ठीक है। क्या है, क्या उद्देश्य बता रहा है, मेन ये परिभाषा है, लेकिन इसमें वो उद्देश्य बता रहा है कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक और क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन एवं व्याख्या करना है। ये दिया था रिचर्ड हॉटसोन ने, ठीक है। दूसरी परिभाषा है, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है, मतलब कार्य कारण जानने की कोशिश की जाती है। ये परिभाषा दी थी अल्फ्रेड हेटनर ने, ठीक है। अब हम भूगोल के उपागम के बारे में देखेंगे, क्योंकि सभी विषय के अपने अपने उपागम होते हैं। उपागम का मतलब होता है कि उसके पढ़ने का तरीका, उस विषय को पढ़ने के कितने तरीके हैं, किन किन तरीकों से उसको समझा जाता है। तो अगर हम भूगोल विषय के उपागम की बात करें तो भूगोल के उपागम को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो विषय वस्तुगत उपागम, एक प्रादेशिक उपागम। विषय वस्तुगत उपागम यानी कि सामान्य उपागम है, सामान्य अध्ययन किया जाता है इसमें। इसका निर्माण किसने किया था, बात आया कि विषय वस्तुगत जो उपागम है इसका जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट है, जो कि जर्मन भूगोलवेता है। 1769 से 1859 के बीच में उसने ये विषय वस्तुगत सिद्धांत या उपागम दिया था। दूसरी बात करें, उसका ही समकालीन है कार्ल रिटर, जिसने प्रादेशिक उपागम दिया था। ये भी जर्मनी का था। कार्ल रिटर 1779 से 1859 में इसने अपना प्रादेशिक उपागम दिया था। तो दो प्रकार से हम भूगोल को समझ सकते हैं। एक तो
विषय वस्तुगत उपागम और एक प्रादेशिक उपागम। ठीक है, अब हम बात करते हैं भूगोल में एक विषय के रूप में भौतिक व सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। क्या परिभाषा है ये कि भूगोल में एक विषय के रूप में, हमारा चैप्टर है भूगोल एक विषय के रूप में, तो भूगोल में एक विषय के रूप में भौतिक व सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक तत्व मतलब पर्वत, पठार, मैदान, ठीक है, जिससे मानव प्रत्यक्ष रूप से इतना ज्यादा प्रभावित नहीं है। भौतिक जैसे पर्वत, पठार, मैदान, पहाड़ियां, ये सब भौतिक चीजें हैं। और सांस्कृतिक अध्ययन में जैसे रोड, सड़क, दुकानें, जो भी मानवीय क्रियाएं, रीति रिवाज, इन सबका हम सांस्कृतिक भूगोल में अध्ययन करते हैं, यानी सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत हम इनको समझते हैं। ठीक है, तो इस परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि भूगोल में एक विषय के रूप में भौतिक व सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये दो शब्द है जो आपको समझो अच्छे से। मानव अगर प्रकृति से प्रभावित है तो ये मानव का प्राकृतिकरण, अगर मानव प्रकृति को प्रभावित कर रहा है तो ये प्रकृति का मानवीकरण। दो शब्द है, अगर मानव प्रकृति से प्रभावित है तो प्रकृति का मानवीकरण, अगर प्रकृति को मानव प्रभावित कर रहा है तो प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, ये दो शब्द आप अच्छे से देखना। अब हम बात करते हैं कि भूगोल के विशेष क्षेत्र के बारे में बात करते हैं कि भूगोल किस प्रकार से अन्य विज्ञानों से संबंधित है, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, किन किन विषयों से भूगोल का संबंध रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि भूगोल का संबंध किन किन विषयों से रहा है, तो भूगोल के संबंध की अगर हम बात करें तो भूगोल अनेक विषयों से संबंधित रही है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भूगोल का संबंध किससे रहा है, तो भूगोल समुद्र विज्ञान, जिस प्रकार से समुद्र विज्ञान है उस प्रकार भूगोल में जल विज्ञान है। ठीक है, राजनीतिक भूगोल का संबंध राजनीति शास्त्र से रहा है, जनांकीय भूगोल का संबंध जनसंख्या भूगोल से रहा है, आर्थिक भूगोल का संबंध अर्थशास्त्र से रहा है, भूगोल भू विज्ञान का संबंध भू आकृति विज्ञान से रहा है, मौसम विज्ञान का संबंध जलवायु विज्ञान से रहा है, और सामाजिक भूगोल का संबंध समाज शास्त्र से रहा है, भौगोलिक चिंतन का संबंध दर्शन शास्त्र से रहा है, ऐतिहासिक भूगोल का संबंध इतिहास से है, सांस्कृतिक भूगोल का संबंध मानव शास्त्र से है, और पारिस्थितिक विज्ञान का संबंध मानव भूगोल से है, प्राणी विज्ञान का संबंध प्राणी भूगोल से है, वनस्पति विज्ञान का संबंध पादप भूगोल से है, मृदा विज्ञान का संबंध मृदा भूगोल से है, समुद्र विज्ञान का संबंध जल विज्ञान से है, और राजनीतिक भूगोल का संबंध राजनीति शास्त्र से है। इस प्रकार से भूगोल अनेक विज्ञानों से संबंधित है, अनेक विज्ञानों से ये जुड़ी हुई है। इस प्रकार से इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, क्योंकि ये भूगोल कोई एक विषय नहीं है, भूगोल की अन्य अनेक शाखाएं हैं, और अनेक शाखाओं से ये एक दूसरे विषय से अनेक प्रकार से जुड़ी हुई है। भूगोल विविधताओं का अध्ययन है, ये भी कह सकते हैं कि भूगोल विविधताओं का अध्ययन है, क्योंकि भारत में कहीं भी समानता नहीं है, विविधताओं वाला देश है भारत, कहीं पर्वत तो कहीं मैदान तो कहीं पठार, इसलिए भूगोल जो है वो विविधताओं वाला भूगोल है, क्योंकि कोई एक समान यहाँ नहीं है। तो इस प्रकार से हमने भूगोल का विशेष क्षेत्र के बारे में देखा। एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से, शुरू से ही हम। सबसे पहले हमने देखा कि 276 से 194 ईसा पूर्व में सबसे पहले इरेटोस्थेनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, ज्योग्राफी ग्रीक, ये ग्रीक विद्वान था, और ज्योग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है, जहां पर जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ग्राफी का मतलब वर्णन, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना। फिर हमने परिभाषा देखी, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक व क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन एवं व्याख्या करना है, ये रिचर्ड हॉडसन ने दिया था। दूसरी परिभाषा देखी, भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों से भिन्नता का अध्ययन करता है। ठीक है, ये अल्फ्रेड हेटनर ने दिया था। इसके उपागम की बात करें तो दो प्रकार से देखा हमने, विषय वस्तुगत उपागम और प्रादेशिक उपागम। विषय वस्तुगत में अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने दिया था, ये 1769 से 1859 में, ये जर्मन विद्वान थे। प्रादेशिक ये कार्ल रिटर ने दिया था, ये भी जर्मन थे, 1779 से 1859 में। फिर हमने देखा कि भूगोल में एक विषय के रूप में भौतिक व सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। मानव अगर प्रकृति से प्रभावित है तो प्रकृति का मानवीकरण, और प्रकृति को प्रभावित कर रहा है तो अगर प्रकृति से प्रभावित है तो मानव का प्रकृतिकरण। ठीक है, प्राकृतिकरण। अगर मानव प्रकृति को प्रभावित कर रहा है तो प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, अब फिर हमने देखा कि इसके विशेष क्षेत्र, राजनीतिक भूगोल का संबंध राजनीति शास्त्र से, समुद्र विज्ञान का संबंध जल विज्ञान से, मृदा विज्ञान का संबंध मृदा भूगोल से, वनस्पति विज्ञान का संबंध पादप भूगोल से, प्राणी विज्ञान का संबंध प्राणी भूगोल से, परिस्थिति विज्ञान का संबंध मानव भूगोल से, और पर्यावरण भूगोल का संबंध पर्यावरण विज्ञान से, सांस्कृतिक भूगोल का संबंध मानव शास्त्र से, ऐतिहासिक भूगोल का संबंध इतिहास से, भौगोलिक चिंतन का संबंध दर्शन शास्त्र से, और सामाजिक भूगोल का संबंध समाज शास्त्र से, मौसम विज्ञान का संबंध जलवायु विज्ञान से, भूविज्ञान का संबंध भू आकृति विज्ञान से,
आर्थिक भूगोल का संबंध अर्थशास्त्र से, और जनांकीय भूगोल का संबंध जनसंख्या भूगोल से, और राजनीतिक भूगोल का संबंध राजनीति शास्त्र से हमने देखा। फिर हम देखते हैं कि भूगोल को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भी देखा जाता है। तो फिर हम देखेंगे कि भूगोल किस प्रकार से एक वैज्ञानिक विषय है। तो वैज्ञानिक विषय इस प्रकार से है क्योंकि इसमें कार्य कारण तथा संबंधों का, कार्य कारण संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकार से साइंस में भी कार्य कारण देखा जाता है, भूगोल में भी कार्य कारण संबंधों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक व सांस्कृतिक तत्वों के वितरण का अध्ययन किया जाता है, और धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक व सांस्कृतिक प्रतिरूप की पहचान कर उनका अध्ययन भी किया जाता है। तो इस प्रकार से ये कार्य कारण जानने की कोशिश हम साइंस में करते हैं, भूगोल में भी की जाती है। तो ये विज्ञान से इस प्रकार से संबंधित है, तथ्यों वगैरह के बारे में भी हम इसमें भी चर्चा करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने भूगोल के सबसे पहले इसकी उत्पत्ति, इसकी विषय क्षेत्र वगैरह के बारे में नॉर्मल जानकारी हमने देखी। अब हम देखेंगे, अब हम भूगोल की शाखाओं के बारे में बात करेंगे कि भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी है, कितने क्षेत्रों में हम भूगोल का अध्ययन कर सकते हैं, उन शाखाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो भूगोल की मुख्य रूप से 4 शाखाएं हैं, जिसमें 3 तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 शाखाएं कौन कौन सी, इसके अंतर्गत हम भूगोल का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली शाखा है भौतिक भूगोल की शाखा है, मानव भूगोल की शाखा है, जीव भूगोल की शाखा है, और प्रादेशिक उपगम पर आधारित शाखाएं हैं। ठीक है, 4 प्रकार की शाखाएं, हम इनका वर्णन करते हैं। तो हम 4 प्रकार से भूगोल की शाखाएं देखेंगे। भौतिक भूगोल की शाखाओं के अंतर्गत हम ऐसी शाखाएं देखेंगे जो कि मानव से कम प्रभावित है, यानी भौतिक रूप से जो चीजें जैसे पर्वत, पठार, मैदान वगैरह के बारे में। और मानव भूगोल में हम ऐसी शाखाओं के बारे में देखेंगे जो कि प्रत्यक्ष रूप से मानव से प्रभावित है। जीव भूगोल में जीव जंतुओं के बारे में देखेंगे, और तकनीकी वगैरह में इसके बारे में देखेंगे। प्रादेशिक उपागम पर आधारित शाखाओं में तकनीकी वगैरह के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम भौतिक भूगोल की शाखाओं के बारे में बात करें तो 4 प्रमुख शाखाएं भौतिक भूगोल की: भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान में हम मृदा की क्वालिटीज के बारे में देखेंगे। जल विज्ञान में जल में क्या क्या पाया जाता है उसके बारे में देखेंगे। जलवायु विज्ञान में क्लाइमेट के बारे में समझेंगे, कहाँ कौन सी क्लाइमेट कहाँ पाई जाती है। भू आकृति विज्ञान में भू आकृतिक स्वरूपों के बारे में हम देखेंगे। अब मानव भूगोल की शाखाओं के बारे में बात करें तो सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल के बारे में देखेंगे, किस प्रकार से सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जिस प्रकार से सैम्पुल मोद्य ने भी कहा था कि चंचल मानव और अस्थिर पृथ्वी के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन ही भूगोल है। हम 12th क्लास की एनसीईआरटी मानव भूगोल की जो बुक्स है उसमें हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि किस प्रकार से मानव प्रकृति से प्रभावित है, किस प्रकार से अपने को प्रकृति के अनुकूल किस प्रकार से बनाता है, संभववाद में कैसे कार्य करता है, निश्चयवाद नवनिश्चयवाद से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, फिर जनसंख्या भूगोल के बारे में देखेंगे, आर्थिक भूगोल के बारे में देखेंगे, जनसंख्या में जनसंख्या घनत्व, वितरण, वृद्धि, इन सब के बारे में हम देखेंगे। आर्थिक भूगोल में कृषि, उद्योग गतिविधियों के बारे में हम देखेंगे। ऐतिहासिक भूगोल में किस प्रकार से भूगोल, पहले इतिहास में भूगोल का वर्णन किया जाता था, मतलब ऐतिहासिक घटनाओं की भौगोलिक अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है। राजनीतिक भूगोल के बारे में देखेंगे हम, इसमें निर्वाचन का भूगोल, मतदान का भूगोल वगैरह के बारे में हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे। जीव भूगोल के अंतर्गत हम जीव भूगोल, वनस्पति भूगोल, वनस्पति की भिन्नताएं, पारिस्थितिकी भूगोल की तो पूरी एक किताब चलती है, पूरी बुक्स चलती है। पर्यावरण भूगोल के बारे में हम जीव भूगोल में देखेंगे। और फिर चौथा है प्रादेशिक उपगम पर आधारित शाखाएं, वृहद, मध्यम व लघु स्तरीय प्रादेशिक भूगोल, ग्रामीण इलाका व नगरीय नियोजन का भूगोल, यानी हम नगरीय भूगोल के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे। प्रादेशिक विश्लेषण का भूगोल, इसके अंतर्गत 2 प्रकार से समझेंगे, दर्शन का भूगोल की शाखाएं और विधि तकनीक पर आधारित। दर्शन में हम भौगोलिक चिंतन के बारे में देखेंगे, भौगोलिक चिंतन में विद्वानों के बारे में हम देखेंगे, विश्व के कौन कौन से भौगोलिक विद्वान है। भूमि व मानवीय अंतक्रिया के बारे में देखेंगे, भूमि और मानव का अंतक्रिया किस प्रकार है। विधि तकनीक में हम सामान्य संगणक मानचित्र के बारे में देखेंगे, परिमाणात्मक सांख्यिकी भूगोल के बारे में देखेंगे, क्षेत्र सर्वेक्षण की विधियां देखेंगे, और ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के बारे में भी हम इस तकनीकी के अंतर्गत हम देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, जीव भूगोल की शाखाएं देख ली। एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने भौतिक भूगोल की शाखाओं में भौतिक भूगोल की शाखाएं भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान। मानव भूगोल में सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल। फिर हमने जीव भूगोल की शाखाएं देखी, इसमें वनस्पति भूगोल, पर्यावरण भूगोल और पारिस्थितिकी भूगोल के बारे में हम इसमें देखेंगे। फिर हमने प्रादेशिक उपगम पर आधारित शाखाएं देखी, वृहद, मध्यम व लघु स्तरीय प्रादेशिक भूगोल, ग्रामीण इलाका व नगरीय भूगोल,
प्रादेशिक विश्लेषण का भूगोल, दो तरीके से फिर इसको बांटा, दर्शन का भूगोल, विधि तकनीकी का भूगोल। दर्शन में हमने चिंतन का भूगोल और मानव और प्रकृति का या मानव व भूमि का संबंध देखेंगे। विधि तकनीक में सामान्य संगणक मानचित्र, परिमाणात्मक सांख्यिकी भूगोल, क्षेत्र सर्वेक्षण विधि और जीआईएस और जीपीएस के बारे में हम देखेंगे। इस प्रकार से हमने जो हमारा एनसीईआरटी 11th क्लास भौतिक भूगोल के सिद्धांत वाला जो पहला चैप्टर था भूगोल एक विषय के रूप में, उसको हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। बेसिक तरीके से जो समझना था, जीरो से जो स्टार्ट करते हैं वो हमने जीरो से स्टार्ट किया। और अब हम 11th की पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर दोनों किताबें 11th की और दोनों किताबें हम 12th की पढ़ेंगे। फिर इसमें एक एक बुक्स चलती है प्रैक्टिकल की, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी न्यूज से हमने स्टार्ट किया भूगोल के बारे में, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी 11th के भूगोल के विद्यार्थियों के पास तो इसको जरूर पहुंचाए, और जिसके भी कॉलेज ग्रेजुएशन में भी अगर भूगोल है तो उनके लिए भी ये फायदेमंद है, उनके लिए भी ये जरूरी है, उनके भी काम आएगी। ठीक है, तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सभी के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।